जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। आज का क्लास ध्यान रखना हमारा मेन टॉपिक से थोड़ा हट करके है, क्योंकि ध्यान रखना आज का जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम की भी दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में काफी बार पूछा भी जा चुका है। और दूसरी बात, आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में जो आपका चार्ट बनाया जाता है वाइवा के लिए, ये वाइवा की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो काफी स्टूडेंट्स को वाइवा को लेकर के काफी समस्या होती है कि वाइवा में अगर एग्जामिनर हमसे कुछ प्रश्न पूछ दिए तो क्या बताएंगे, या किस चीज का स्ट्रक्चर बना के ले जाएं। तो भाई आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज यही है कि केमिस्ट्री में आप डेनियल सेल को बना लीजिए। डेनियल सेल एक बेहतर टॉपिक भी हो जाता है और समझाने में इसका मैकेनिज्म काफी इजी हो जाता है, तो इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। और ध्यान रखना ये टॉपिक आपको काफी चमक जाएगा और इतना चमकेगा कि आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। शुरू करते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना जो आज का मेन हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है डेनियल सेल। इस बीमारी का नाम क्या है? डेनियल डेनियल सेल। अब ध्यान से समझो, ये जो हमारा डेनियल सेल है, इसी डेनियल सेल को बहुत लोग बोल्टीय सेल भी कहते हैं। बोल्टीय सेल, ठीक। कई लोग इसी को गैल्वनी सेल के भी नाम से जानते हैं। एक बात याद रखना, गैल्वेनी सेल, बोल्टीय सेल, डेनियल सेल, बात एक ही है। ये जो आपका गैल्वेनी सेल है या बोल्टीय सेल है, ये आपके अलग अलग सेल के नाम हैं। जो डेनियल सेल है उन सेल के मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक की गई युक्ति है, ठीक। डेनियल सेल का मतलब क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाता है? डेनियल सेल। एक बात फिर से ध्यान दो, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? डेनियल सेल। अब जो डेनियल सेल है, इसका मैकेनिज्म है कि भाई ये जो रासायनिक ऊर्जा है, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। जो सेल है, सेल के अंदर कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया के होने की वजह से ये विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको हेडिंग डालना है डेनियल सेल, और डेनियल सेल की हेडिंग डालने के बाद आपको डेनियल सेल की परिभाषा रखनी है। क्या लिखनी है डेनियल सेल की परिभाषा? तो रखनी है आपको डेनियल सेल की परिभाषा कि वह युक्ति जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल। अब देखो, डेनियल सेल की परिभाषा हो गई, इसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर को बना लेना है। जब आप इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे तब ध्यान रखना, आपको इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी स्ट्रक्चर बनाने में, लेकिन एग्जामिनर आपसे इस स्ट्रक्चर के विषय में काफी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। इसका मैकेनिज्म क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? दो बीकर रख लेना है, ठीक। सबसे पहले आप क्या करेंगे? दो बीकर ले लेंगे और दोनों बीकर में, एक बीकर में आपको जिंक ZnSO4, ठीक, यानी जिंक सल्फेट का विलयन लेना है, और दूसरे बीकर में CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट का आपको क्या लेना है? विलयन लेना है। फिर से समझ लो, दो बीकर लेना है, एक बीकर में जिंक सल्फेट का विलयन, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का आपको विलयन लेना है। दोनों में आप विलयन ले लेंगे। इसके बाद आपको दो छड़ लेनी है। कितनी छड़ लेनी है? दो छड़, दो रॉड लेनी है आपको, धातु की दो रॉड लेनी है। एक रॉड आपकी जिंक की और एक रॉड आपकी कॉपर की रहने वाली है। जिस धातु की हम छड़ लिए रहेंगे उसको उसी के विलयन में डुबोएंगे। जैसे अगर हम जिंक की छड़ लिए हैं, उसको हम जिंक सल्फेट के ही विलयन में डुबोएंगे, ना कि कॉपर सल्फेट के विलयन। अगर हम कॉपर सल्फेट की छड़ लिए हैं तो हम इस कॉपर सल्फेट की छड़ को इस कॉपर सल्फेट के ही विलयन में डुबोएंगे, न कि इसके विलयन में। तो फिर से ध्यान देना इसके मैकेनिज्म पर। हमें दो धातु की छड़ें लेनी है, हमें दो धातु की छड़ें लेनी है और दोनों ही धातु की छड़ों को हम उनको उन्हीं के विलयन में डुबो देंगे। जैसे हम जिंक के धातु की छड़ लिए, उसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिए, कॉपर की छड़ लिए, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या कर देंगे? डुबो देंगे। जब इनको इसमें डुबो देंगे तो डुबोने के बाद इनको हम एक तार के जरिए गैल्वेनोमीटर से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब देखो, अभी भी विद्युत ऊर्जा का संचालन इसके अंदर नहीं होगा। तो विद्युत ऊर्जा भाई तभी चलेगी जब पूरा का पूरा परिपथ क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, विद्युत धारा की आप परिभाषा जब पढ़े होंगे, आप 10 में पढ़े होंगे, तब आपको विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ाई गई होगी।
फिजिक्स में भी आप विद्युत वाला चैप्टर पढ़े होंगे तब भी आपको बताया गया होगा कि विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अर्थात जब तक कोई भी सर्किट बंद नहीं होगा, कोई पथ बंद नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एक बोर्ड ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक बोर्ड ले लेंगे, यहाँ पे देखोगे तो ये दो तार, एक प्लग है, ठीक, यहाँ समझ लो ऐसे एक बटन है, ये दो प्लग है पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे हमारा एक पंखा है, एक क्या है, ये फैन है यानी पंखा है, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है, एक पंखा है। अब ध्यान से समझो इस बात को, ये जो हमारा पंखा है, इस पंखे से हमने एक तार को निकाल करके ला करके इसमें क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो एक तार को कनेक्ट करेंगे तो पंखा नहीं चलेगा जब तक कि दूसरे तार को भी हम कनेक्ट ना करें। अब दूसरे भी तार को कनेक्ट करेंगे तब भी बिजली नहीं चलेगी जब तक कि बटन टिप करके हम इसको कनेक्शन कनेक्ट ना करें। तो समझो जब हम यहाँ से इसको खोलते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके अंदर जाते हैं और फिर दूसरे तार से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है और फिर यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से विद्युत धारा का एक बंद पथ तैयार होता है जिसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। सेम उसी तरीके से ध्यान देना, अगर इस तरीके से तार कनेक्ट नहीं हुआ तो पंखा हमारा नहीं चलेगा। सेम यही मैकेनिज्म हमारा डेनियल सेल के अंदर होता है। अगर हम इस तरीके से इनको जोड़ दिए तब भी हमारा सेल काम नहीं करेगा जब तक कि हम इसमें लवण सेतु का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बिजलियन के अंदर आप देखेंगे तो दो प्रकार के तत्व है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों अपने ही आयनिक यौगिक में टूटे। क्योंकि जब कोई भी पदार्थ विलेय अवस्था में, विलयन के अंदर घुली हुई अवस्था में पाया जाता है तो वो अपने आयनों में आयनित होता है अर्थात टूटा हुआ होता है। जो इसके अंदर जेडन है वो जेडन प्लस के रूप में, जेडन प्लस के रूप में टूटा है, जेडन 2 प्लस के रूप में टूटा है। और जो इसके अंदर SO4 है वो माइनस के रूप में ऑलरेडी टूट रखा है। तो जो इसके अंदर SO4 माइनस है वो माइनस के रूप में टूट रखा है, जो Zn प्लस है वो प्लस के रूप में टूट रखा है। तो ये अपने आयनों में आयनित है। तो अगर इसके अंदर करंट आएगा तो उसका गति करेंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अब देखो ध्यान से, हम इसको लवण सेतु से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा ऐसे, तो फिर इस विलयन में आएगा, फिर यहाँ से ऐसे घूमता हुआ आएगा और इस तरीके से एक बंद पथ तैयार होगा जिसे हम कहेंगे विद्युत परिपथ। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और विद्युत धारा चलने का कार्य करेगी और काम करेगी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की कि इसके अंदर विद्युत धारा जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले भाई अब हम इस चीज को जान लेते हैं कि इसके अंदर विद्युत धारा जनरेट कैसे होती है। ये तो पता चल गया कि काम कैसे करता है भाई, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, कैसे घूम के आएगा, तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये तो चीज पता चल गई, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। अब देखो हम दो क्षण लिए धातु की, एक क्षण का नाम है एनोड, एक क्षण का नाम है कैथोड। एक क्षण का नाम एनोड, एक क्षण का नाम कैथोड, ठीक। एनोड हमारी माइनस है, कैथोड हमारी प्लस। एनोड हमारा जिंक का है और ध्यान देना कैथोड हमारा कॉपर की है। अब देखो इसको हम जो जिंक जिंक की क्षण है, जेडन की क्षण है, उसको हम ZnSO4 के विलयन में डुबो दिए। जो कॉपर की क्षण है उसको हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिए। अब इनको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए, लवण सेतु से जोड़ दिए। लवण सेतु किसका है हमारा? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का है। अब देखो क्या होगा कि ये जो हमारी जिंक की क्षण है इसके ऊपर पहले से कौन भरा पड़ा है? माइनस। कौन भरा पड़ा है? माइनस। कौन भरा है? माइनस। इसके ऊपर माइनस के इलेक्ट्रॉन क्या है? भरे पड़े। इसके ऊपर किसके इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं? माइनस के। अब जैसे ही हमारा सेल कनेक्ट होता है, जैसे ही हमारा सेल कनेक्ट होता है, कनेक्ट होते ही इसके अंदर से ये माइनस का इलेक्ट्रॉन निकल करके किसकी तरफ भागते हैं? ये जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है यानी ई माइनस है, ई माइनस है, यह ई माइनस इसकी तरफ गति करता है इस प्लस के, ठीक, इसकी तरफ गति करेगा इस प्लस की, इस प्लस की तरफ। अब देखो ध्यान से, यहां से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और गति करते हुए आएगा किस पर? इस कॉपर की छड़ पर। जब यहां से गति करता हुआ आएगा इस कॉपर की छड़ पर, तो इस कॉपर के छड़ पे माइनस के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी और जैसे ही इस छड़ पर आएगा इसके अंदर से एक भाई साहब निकलेंगे, उनका नाम है Cu प्लस। क्या है? Cu प्लस, ठीक, Cu2 प्लस। Cu2 प्लस जब हम यहाँ से ये निकलेंगे भाई साहब, तो वो इसके ऊपर जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अस्थाई कर देंगे, यानी इसको न्यूट्रल कर देंगे। जैसे ही ये माइनस इस पर आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर आएगा, इस विलयन से कौन निकलेंगे? Cu2 प्लस, Cu2 प्लस। Cu2 प्लस निकल के इस क्षण पर आएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को यहीं पे क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे। अब देखो ये ध्यान देना, ये तो हो गई प्रक्रिया, इस पे आएंगे और ये माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रल कर देंगे, ठीक।
लेकिन ध्यान दो, जब यहाँ से Cu2 प्लस यहाँ जाएंगे तो इसके अंदर किसकी संख्या बढ़ेगी? क्योंकि देखो बिलियन के अंदर जितने ही Cu प्लस था उतना ही SO4 माइनस था, जितना Cu प्लस था उतना ही Cu4 माइनस भी था। लेकिन जब यहाँ से Cu4 माइनस जाएगा तो इसके अंदर SO4 की संख्या बढ़ेगी। इसके अंदर किसकी संख्या बढ़ेगी? SO4 की। SO4 माइनस की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। देखते ही एक हो गया, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा। इसके अंदर देखोगे धीरे 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 माइनस की संख्या SO4 माइनस की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी और इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये जो SO4 माइनस है अब क्या करेगा? मना कर देगा कि अब हमारे अंदर से Cu प्लस नहीं जा सकता। ये जो SO4 है इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये कहेगा कि अब भाई हमारे अंदर से SO4 माइनस Cu प्लस 2 नहीं जा सकता, Cu2 प्लस नहीं जा सकता, ये भेजना बंद कर देगा। अब क्या होगा? सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। जैसे यहाँ से Cu प्लस 2 जा रहा था वैसे ही यहाँ देखोगे जब इस क्षण से माइनस निकल रहा था तो Zn प्लस बिलियन के अंदर आ रहा था। जैसे ही यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा निकल के, एक माइनस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक Zn प्लस 2 इस पर बिलियन के अंदर आएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फिर एक आएगा। तो जैसे जैसे इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, रवाना हो रहा था, वैसे वैसे Zn प्लस 2 Zn प्लस 2 इसके अंदर आ रहा था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस का यहाँ से निकल के इस पे रवाना हो रहा था, इस पर शिफ्ट हो रहा था, वैसे वैसे एक एक माइनस का इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारा इस बिलियन के अंदर, वैसे वैसे जैसे जैसे यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर शिफ्ट हो रहा था, वैसे वैसे यहाँ से एक Zn प्लस 2 निकल करके इस बिलियन के अंदर आ रहा था। अब जैसे जैसे यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे आएगा, एक निकलेगा एक जाएगा, एक निकलेगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा, इस तरीके से कई इतना ज्यादा Zn प्लस 2 इसके अंदर आ जाएगा, ये बिलियन इसके अंदर अब मना कर देगा कि भाई अब तुम्हारे हमारे अंदर Zn प्लस के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है कि अब हम Zn प्लस को आने दें। क्यों? क्योंकि इतना न ज्यादा Zn प्लस हो जाएगा कि वो अन्य Zn प्लस का क्या करेगा? प्रतिकर्षण, जिसके कारण Zn प्लस इधर आ नहीं सकता। Zn प्लस इधर आ नहीं सकता तो यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, और सेम सिचुएशन यहाँ से हो जाएगी। यहाँ इतना ज्यादा SO4 माइनस की संख्या जाएगी कि वो Cu प्लस में जाने नहीं देगा। तो इस तरीके से हमारा डेनियल सेल कुछ ही देर में कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसलिए डेनियल सेल और अधिक काम करे और लंबे समय तक चले, उसके लिए इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाता है? KCl अर्थात पोटेशियम क्लोराइड का लवण सेतु जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही इसके अंदर Zn प्लस की संख्या बढ़ती है और इसके अंदर SO4 माइनस की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? उस कंडीशन में यहाँ से निकलता है पोटेशियम यानी K, और वो इसके साथ आकर के बनाता है K2SO4। क्या बना देगा? K2SO4। और यहाँ से निकलता है Cl, वो Cl यहाँ आकर के इस Zn प्लस 2 के साथ मिलकर के बनाता है ZnCl। तो इस तरीके से जब ये Cl इधर आकर के इस Zn के साथ ZnCl2 बना देता है और ये K निकल करके इसके साथ K2SO4 बना देता है, तो जितने के Zn प्लस 2 रहते हैं सबके साथ आकर के क्या बना देता है? Cl2 Cl2 ZnCl2 ZnCl2 बना करके इनको कर देता है न्यूट्रल। वैसे ही जितने इसके अंदर SO4 बने, माइनस SO4 माइनस बने थे, उनके साथ K आकर के रिएक्शन करके उनको भी क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। और फिर से उसके बाद जहां से Zn प्लस इसके अंदर आता है, माइनस का इलेक्ट्रॉन इस पर जाता है और Cu प्लस इस पे जाके इसको न्यूट्रल कर देता है। ये इसकी हो गई पूरी की पूरी मैकेनिज्म, और इसी तरीके से जो हमारा डेनियल सेल है वो हमारा कार्य करता है। एक बार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लंबे समय का प्रोसेस नहीं है, आराम से समझो, बेहतरीन समझो। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दो छड़ लेंगे, दो रॉड लेंगे। ठीक, दोनों रॉड अलग अलग धातु की लेंगे, जिस धातु की हम रॉड लेंगे उसे उसी के विलयन में डुबो देंगे। जैसे हम देखो दो अलग अलग धातु की रॉड लिए हैं, एक जिंक की रॉड लिए हैं, एक कॉपर की रॉड लिए हैं। जिंक की रॉड को जिंक के विलयन में डुबो देंगे और कॉपर की रॉड को कॉपर की विलयन में डुबो देंगे। ठीक, इसके बाद
हम इनको एक तार के जरिए एक गैल्वेनोमीटर से लाके जोड़ देंगे और फिर इसमें विद्युत परिपथ इसका पूरा हो सके इसलिए इसको लवण सेतु से दोनों विलयन को जोड़ देंगे। अब देखो जो हमारी जिंक की क्षण है वो एनोड है अर्थात ऋणात्मक क्षण है, जो हमारी कॉपर की क्षण है वो कैथोड है अर्थात धनात्मक क्षण है। जो ऋणात्मक क्षण है इसके ऊपर जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ज्यादा है, जो माइनस के इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ से माइनस के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकलते हुए इस क्षण पर आएंगे और इसके अंदर से Cu प्लस निकलकर इसको क्या करेगा जाके न्यूट्रल कर देगा। ठीक, और जैसे ही यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस तरफ वैसे ही यहाँ से Zn प्लस आएगा विलयन के अंदर, एक माइनस इस पे जाएगा, एक आएगा, दो जाएगा, दो आएगा, तीन जाएगा, तीन आएगा। ऐसे करते करते इसके अंदर Zn की संख्या इतना ज्यादा बढ़ जाएगी, इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये अन्य Zn प्लस 2 को इसके अंदर आने नहीं देगा, उसको प्रतिकर्षित करने लगेगा, धक्का देने लगेगा। और ध्यान देना वही प्रक्रिया इसके भी अंदर आएगी। जैसे जैसे इसके अंदर माइनस वाले आए थे Cu प्लस उसको न्यूट्रल करने गया था, इसके अंदर SO4 माइनस की संख्या बढ़ गई, जिसके कारण SO4 माइनस जो है Cu प्लस को जाने के लिए रोक देगा और मना कर देगा कि जाने ही नहीं देंगे। ठीक, अब दिक्कत होगी कि डेनियल सेल हमारा काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से KCl का जो हमारा लवण सेतु था पोटेशियम क्लोराइड का वो क्या करेगा, K को निकालेगा और इस SO4 के साथ K2SO4 बना के इसको न्यूट्रल कर देगा। तो जितने इसके अंदर SO4 माइनस बने थे उसके साथ K जो है K2SO4 बना करके न्यूट्रल करेगा। वैसे ही जितना इस विलयन के अंदर हमारे Zn प्लस 2 बने थे उनके साथ Cl2 आकर के क्या करेगा, रिएक्शन करके एक अभिक्रिया करेगा जिसके तहत ZnCl2 बना करके इसको भी न्यूट्रल कर देगा। अब क्या होगा कि दोनों विलयन के अंदर जगह हमारे पास पर्याप्त खाली हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस पर आएगा और Zn प्लस इसमें आएगा, Cu प्लस इस पर जाके इसको न्यूट्रल करेगा। अब देखो क्या होगा, ये तो है भाई हमारी धातु की ही क्षण, तो जैसे जैसे इसमें से माइनस का इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये धातु की क्षण हमारी पतली होती चली जाएगी। ये जो हमारी धातु की क्षण है वो पतली होती चली जाएगी। और ध्यान देना जब ये पतली होगी तो भाई इस पे आके इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं, इस वजह से ये धातु की क्षण हमारी मोटी होती चली जाएगी। ये धातु की क्षण हमारी मोटी होती चली जाएगी। यही इसका पूरा का पूरा क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक, अब अगर आप डेनियल सेल नहीं देखे हैं तो भाई आप देखे होंगे जो रिमोट में सेल लगाया जाता है, या ध्यान देना जो पहले के समय में बत्ती आती थी तो उसमें एक मोटका सेल आता था, गोल का मोटका सेल आता था, उसी मोटका सेल को हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल। अब डेनियल सेल का मतलब क्या होता है भाई, तो डेनियल सेल का मतलब पहले भी बता दिए कि वह युक्ति जिसके तहत हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे हम डेनियल सेल कहते हैं। ये पूरा का पूरा रहा डेनियल सेल का मैकेनिज्म। ठीक, तो जहां पर भी आपको डाउट होगा एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम फिर से इसको समझाने का प्रयास कर देंगे। वैसे जहां तक प्रयास किया कि आपके अंदर एक भी % डाउट तो नहीं रह गया होगा या कोई भी दिक्कत आपके अंदर नहीं रही होगी, तो हम आखिरी हद तक प्रयास किए हैं इस चीज को कि आपको कंप्लीटली समझा दें, कोई भी दिक्कत ना रह जाए, आखिरी हद तक प्रयास किए हैं। ठीक, फिर भी आपको जहां कहीं भी दिक्कत रहेगी आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा आज का क्लास जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके लिए बनाए थे, ये क्लास कैसा रहा और कैसा लगा आपको, इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास के लास्ट तक ध्यान रखना, जिस भी बच्चे को एक चीज लग रहा होगा कि नहीं केमिस्ट्री बहुत टफ है या आती नहीं या बहुत कठिन है, तो उसके लिए ध्यान रखना एंड में हम एक बात कहना चाहेंगे कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में मेहनत की गूंज चाहिए, बस इरादों में मेहनत की गूंज।